वेलकम बैक बच्चों, फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए अपनी अगली वीडियो में। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बात की थी आपसे कि स्पेशली जो इस बार हमारा फोकस होगा 10th एंड 12th में ही, जैसा कि उनका बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी पास है, 2 से 2.5 महीने में उनके बोर्ड एग्ज़ाम में उनको अपीयर होना है। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए और क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर जो है आपका क्लास 10 का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, उस पर आज हम बात करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे हम चैप्टर के टाइटल से, और टाइटल है चैप्टर का रिसोर्स। काफी कॉमन टर्म है हमारे लिए रिसोर्स, हमें पता है रिसोर्स क्या होते हैं। ऐसी सारी चीजें जो हमारे किसी एक पर्टिकुलर नीड को किसी भी तरीके से फुलफिल करें, उसको सेटिस्फाई करें और हमारे काम आ सके, उन सभी चीजों को हम रिसोर्स कहते हैं। यस, करेक्ट है। आप ऐसी इस तरीके से लिखेंगे, मे भी आपको कुछ मार्क्स दे दिए जाए, बट हमें क्या करना है, रूट लेवल से चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। तो जब भी हम रिसोर्स, अगर एग्जाम में पूछता है कि रिसोर्स है क्या, व्हाट इज रिसोर्स, तो हमारी ज्योग्राफी में इसके लिए 4 क्राइटेरिया दिए गए हैं। टू कॉल अ पर्टिकुलर थिंग अ रिसोर्स देयर आर 4 क्राइटेरिया। किसी भी चीज को रिसोर्स बुलाने के लिए हमें उन 4 क्राइटेरिया को देखना पड़ेगा, और अगर वो पर्टिकुलर चीज, वो पर्टिकुलर थिंग उन चारों क्राइटेरिया को टिक कर रही है, यानी एप्लीकेबल हो रही है, तो हम कहेंगे हाँ ये पर्टिकुलर थिंग जो है वो क्या है, एक रिसोर्स। तो अब उन 4 क्राइटेरिया की हम बात करते हैं। तो फर्स्टली अगर हम जाएं डेफिनेशन वाइज, तो वी यूज्ड टू से, हम ऐसा बोलते हैं कि एनीथिंग, वेट कर लो, anything. Firstly, the first criteria for this is availability in environment. पहले तो वो चीज जो है वो हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट हो, अवेलेबल हो, जो चीज हमें चाहिए, जिसको हम रिसोर्स कंसीडर करते हैं। फिर दूसरी चीज कि वो जो चीज प्रेजेंट है, जो है हमारे एनवायरमेंट में, उसको हम एक्सेस कर सकें, किसी भी तरीके से हम उसको एक्सेस करें। तो एक्सेसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। और तीसरी चीज या थर्ड क्राइटेरिया आप कहें कि बिफोर कंसीडर, या किसी को हम रिसोर्स समझने से पहले क्या तीसरी चीज रख सकते हैं, तो क्या तीसरा क्राइटेरिया है टू कॉल अ थिंग अ रिसोर्स, इट शुड बी, जैसे हमें पता है यस एनवायरमेंट में है, हम उसको एक्सेस भी कर सकते हैं, उस तक पहुंच भी सकते हैं। अब बात आती है पैसे की, खरीद सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिकली वो होनी चाहिए फीसिबल। इकोनॉमिकली क्या होनी चाहिए, फीसिबल होनी चाहिए, कि हाँ हम उसको परचेज कर सके, वो पॉकेट फ्रेंडली हो। लास्ट क्राइटेरिया जो आपका है कि यस हम सभी लोग, मैं आप, इस दुनिया में जितने लोग हैं सभी लोग उसको एक्सेप्ट करें कि यस ये एक रिसोर्स है जो एक पर्टिकुलर कॉज के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए उस पर्टिकुलर थिंग को लेकर। तो कल्चरल एक्सेप्टेंस इज द 4th क्राइटेरिया फॉर अ थिंग टू बी कॉल्ड अ रिसोर्स। तो हमें क्या बताया, पहला क्राइटेरिया हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट हो, अवेलेबल हो, उसको हम एक्सेस कर सकें नॉर्मली टेक्नोलॉजी की हेल्प से, और वो हम इकोनॉमिकली फीसिबल हो, उसको हम अफोर्ड कर सकें। दैट मीन्स कि हमारी पॉकेट, हमारी जो जेब है उसको अलाउ करें। देन आफ्टर कल्चरल एक्सेप्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि हम सभी सोसाइटी में उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेम कॉज के लिए कंसीडर कर रहे हैं। अब चलते हैं एक एग्जांपल से बात करते हैं। अभी हमारे हाथ में क्या है, ये मार्कर है, मार्कर है, ये भी एक रिसोर्स है।
तो कैसे इस मार्कर पे ये चारों क्राइटेरिया को हम एप्लीकेबल करते हैं उसकी बात करते हैं। तो पहली चीज, ये मार्कर किससे बना हुआ है? रॉ मटेरियल इसका क्या है? प्लास्टिक यूज हुआ है, प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक क्या हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है? अवेलेबल है। हमारी केमिकल इंडस्ट्री बनाती है रॉ मटेरियल्स को, उन केमिकल्स को यूज करके। हमारी जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज हैं वो हमारे प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर करती है। तो जो पहली एप्लीकेशन थी या पहला क्राइटेरिया था किसी भी चीज को रिसोर्स बुलाने के लिए, वो यहां पे एप्लीकेबल होगी। मतलब मार्कर के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है, रॉ मटेरियल का मतलब कोई चीज जो किसी को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम यूज करते हैं वो हमारा रॉ मटेरियल होता है। जैसे हमें शुगर बनाना है तो हमें शुगर केन चाहिए, तो मार्कर बनाना है, प्लास्टिक एक रॉ मटेरियल है। तो प्लास्टिक हमारा इन्वायरमेंट में अवेलेबल है। पहला क्राइटेरिया टिक। सेकेंड क्राइटेरिया एक्सेसिबिलिटी। अगर आपको मार्कर चाहिए, यू नीड, इफ यू आर इन नीड ऑफ मार्कर, अगर आपको मार्कर की जरूरत है तो आप कहां जाएंगे? शॉप पे ही जाएंगे, अपने नियर बाई सराउंडिंग में। अगर थोड़ी दूर होगी शॉप तो वहां भी जाएंगे। अब मुद्दा आता है कि आप कैसे जाएंगे। आसपास हुई तो मे भी आप साइकिल से चले जाएं, थोड़ी और दूर हुई आप बाइक ले सकते हैं, आप अपनी कार ले सकते हैं। तो बाइक, कार, साइकिल, क्या ये हमारे टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है? है या नहीं है? ये है हमारी टेक्नोलॉजी का पार्ट। तो दूसरा भी क्राइटेरिया टिक। किस पे टिक हो रहा है? मार्कर पे टिक हो रहा है। अब तीसरी चीज कि हमें इसको अगर परचेज करना है तो मैं थोड़ा एमआरपी ढूंढ लो इस मार्कर पे। एमआरपी है इसकी 25 या 30 रुपीज के आसपास आपको मार्कर मिल जाएगा। तो आई थिंक हम सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं 25 to 30, सभी कर सकते हैं। तो यानी इकोनॉमिकली फीसिबल भी हो गया। लो भैया, तीनों हमारे जो क्राइटेरिया थे वो हो गए। फिर अब फोर्थ क्राइटेरिया, सभी को हमें पता है मार्कर किस लिए यूज होता है। ये एक राइटिंग टूल है व्हाइट बोर्ड के लिए। कई तरीके के मार्कर आते हैं, कुछ परमानेंट मार्कर होते हैं, कुछ सीडी मार्कर होते हैं। बट जिस मार्कर की हम बात कर रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, हम किस मार्कर की बात कर रहे हैं जो हम इस समय यूज कर रहे हैं अपने इस व्हाइट बोर्ड पे राइटिंग की। तो कल्चरल एक्सेप्टेंस भी हो गया। तो क्या हम मार्कर को बोल सकते हैं कि एक रिसोर्स है? ऐसे ही सारी चीजें जो आपके आसपास है, हम एक दूसरे से कनेक्ट है किसके थ्रू? एक डिवाइस के थ्रू कनेक्ट है। वो डिवाइस हमारी मैन्युफैक्चर हुई है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल अवेलेबल होंगे एनवायरनमेंट में वो भी हमारी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होगी, इकोनॉमिकली फीसिबल होगी। हम आप जुड़े हैं मतलब वो फीसिबल है। और फिर यस, वी आर यूजिंग इट एज अ डिवाइस, एक ऐसे डिवाइस के तौर पे हम उसको यूज कर रहे हैं जिससे हम आप लोग कनेक्ट हो सके। तो ये तो थी डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स। एक और बार मैं उसको फिर से आपको लिखने की कोशिश करता हूं या बताने की कोशिश करता हूं। एनीथिंग, मैं लिख देता हूं बोर्ड पे कि रिसोर्स हम किसको बोलेंगे। एनीथिंग अवेलेबल in our environment which satisfy human needs। पहला क्राइटेरिया कि एनवायरनमेंट में अवेलेबल हो और हमारे किसी की तरीके की नीड को फुलफिल करे। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, सेम वही क्राइटेरिया जो भी हमने आपको समझाया है, सेम इसको डेफिनेशन में एज इट इज डिक्टो, वी कैन यूज इट। कोई दिक्कत नहीं, आप उसको यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आपको मार्क्स भी मिलेंगे। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीसिबल हो एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, कॉल्ड एज, किसकी बात की अभी तक हमने बात की रिसोर्स की। तो अगर आप
ऐसे डेफिनेशन लिखेंगे आप अपने एग्जाम में तो अनडाउटेडली आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। सेम डेफिनेशन। और मुझे लगता है कि इस तरीके से जब आप एग्जाम्पल्स के थ्रू किसी भी डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करके पढ़ते हैं वो चीजें हमेशा आपके ब्रेन में रहती हैं, आप उसको कभी नहीं भूलने वाले। आप मार्कों को छोड़िए, इस समय आपके पास जिसके साथ आप बैठे हो, जिस भी रिसोर्स का आप यूज कर रहे हो, उसको आप एज ए एग्जाम्पल लिख सकते हैं टू जस्टिफाई द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स। तो ये तो बात थी डेफिनेशन की। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक फर्स्ट पेज ऑफ एनसीईआरटी पे जो हमारा एक ट्रायंगुलर है एंड इट्स अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आई होप आप सभी को पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनके सभी एंगल का जो वैल्यू है वो क्या हो, इक्वल, 60 डिग्री ईच। सो थ्रू दिस ट्रायंगल एक रिलेशनशिप समझाने की कोशिश की गई है हमको अमंग 3 फेनोमेना। पहला तो हमारा नेचर यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट जो हमारा है, फिर टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी, और फिर इंस्टीट्यूट। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर में कौन है, हम और आप। हम और आप का क्या मतलब, द ह्यूमन बीइंग्स, इंसान है यहां पे। और इंसान ना होते तो फिर कुछ होता, क्यों हम पढ़ रहे होते, हम क्यों पढ़ा रहे होते, आप क्यों हमसे जुड़े होते। तो ह्यूमन बीइंग्स आर द वन, इन्हीं को हम बोलते हैं दे आर द क्रिएटर। यही क्रिएटर है, यही डिस्ट्रॉयर है। जो भी रिसोर्सेस हमारे अर्थ सरफेस पे, हमारी पृथ्वी पे मिलती है, उसको सबसे ज्यादा यूटिलाइज भी हम ही करने वाले हैं, उसको बनाने भी हम ही वाले हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं, आपको प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी कर रहे हैं, हम उसको डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं, और हम खुद अपने आप में भी एक रिसोर्स है। ह्यूमन कैपिटल किसी भी कंट्री का सबसे बड़ा रिसोर्स। अगर किसी कंट्री ने अपने ह्यूमन रिसोर्स पे काम कर लिया, वो कंट्री को डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे बड़ा कैपिटल, सबसे बड़ा रिसोर्स हम और आप। तो इसीलिए ह्यूमन भी हमारा है सेंटर में। अब बात करते हैं इस ट्रायंगल की। तो थ्रू दिस ट्रायंगल हमें यह दिखाया गया है कि कैसे टेक्नोलॉजी, नेचर और इंस्टीट्यूट दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर इन रेफरेंस टू रिसोर्स। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। और एग्जांपल में हम लेंगे कोई XYZ प्लेस, ठीक है। लेट्स से कोई XYZ प्लेस है हमारा, और उस प्लेस में कोई एक डिपॉजिट मिला है हमको। लेट्स से यहां पे हमारे कोल डिपॉजिट है। कौन सा डिपॉजिट है, कोल डिपॉजिट। या KGF की बात कर लें, गोल्ड डिपॉजिट, वो भी हमारा रिसोर्स है, कोई भी ले सकते हैं जो आप पे। हम यहाँ पे क्या लेते हैं, कोल डिपॉजिट। अब जोग्राफर्स ने, सर्वेयर्स ने पता लगाया कि इस प्लेस पे यस डिपॉजिट है। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, तो पहला पार्ट जो फर्स्ट स्टेप था, अब इस रिसोर्स को हमको डेवलप करना है। कोल है तो कोल को हमको एक्सट्रैक्ट करना है। फर्दर अकॉर्डिंग टू अवर नीड कंट्री विल यूज इट फॉर देयर डेवलपमेंट। तो उसके लिए हम कौन कौन से स्टेप्स लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो सर्वेयर्स है, जोग्राफर्स है, वो आइडेंटिफाई करेंगे कि वो कोल डिपॉजिट कहां पे है। तो जोग्राफर्स को कैसे पता चला कि XYZ प्लेस पे कोल डिपॉजिट है, उन्होंने सर्वे किया होगा, उन्होंने कुछ टूल्स या मशीन्स की हेल्प ली होगी, कोई डेटा एनालिसिस तैयार किया होगा। देन दे विल गेट टू नो कि यस दिस इज द प्लेस वेयर वी हैव व्हाट, कोल डिपॉजिट। तो पहला जो है, और ये कोल डिपॉजिट XYZ प्लेस किधर होगा, नेचर में ही तो होगा। अब हमें उस कोल को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है। तो निकालने के लिए क्या, आप वही दिहाड़ी मजदूर ले आएंगे, फावड़ा लेके शुरू हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। हम क्या करेंगे, हम करेंगे टूल्स का यूज, टेक्नोलॉजी का यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ व्हाट, फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल डिपॉजिट।
एंड वंस जब हमारा वो कोल या कोई भी पर्टिकुलर रिसोर्स एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि जो एक्सट्रैक्टेड रिसोर्स होते हैं दे आर रेडी टू यूज, ये रेडी टू यूज नहीं होते हैं। तो इनको रेडी टू यूज बनाने का काम कौन करेगा? ये इंस्टीट्यूट करेंगे, जहां पे उनकी फर्दर प्रोसेसिंग होगी, उनको क्लासिफाई किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज, एंड देन आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग they are ready to use. So this triangle is only about the interdependent relationship among three, and those three are number 1 physical environment, number 2 technology, and number 3 institute. And if in exam ये आपको ट्रायंगल बना के दे दे बोर्ड वाले, and then just ask please justify the given diagram or please explain the given diagram, तो इसके बारे में भी हमारी एनसीईआरटी बुक में क्लियरली रिटन है, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया। एंड व्हाट कुड शुड बी द लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए इस ट्रायंगल को हम अगर डिफाइन करना चाहें, तो लैंग्वेज इस तरीके से आप रख सकते हैं। सेंटर में कौन है? ह्यूमन बींग्स। सो ह्यूमन बींग्स, हमने सबसे पहले क्या काम किया था? कोल को निकाला था। तो हम क्या कर रहे हैं? नेचर से क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं। सो ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद नेचर। इंटरैक्ट कर कैसे कर रहे हैं? किस तरीके से आप इंटरेक्शन कर रहे हैं? फोन थोड़ी किया है, थ्रू टेक्नोलॉजी। व्हाट्सएप का जमाना उधर नहीं है। सो थ्रू टेक्नोलॉजी वी आर इंटरैक्टिंग विद नेचर। सो ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी। इंटरैक्ट कर लिया एंड दे आर नॉट रेडी टू यूज। तो रेडी टू यूज करने के लिए हमें कुछ इंस्टीट्यूट बनाने पड़ेंगे जहां पे हम उनको फर्दर प्रोसेस करेंगे। सो इट वुड बी, ये इस तरीके से आप लिखेंगे, ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूट। क्रिएट व्हाट? इंस्टीट्यूट टू, और एक बार कोल हो, ऑयल हो, ये डिपॉजिट किसी भी कंट्री में मिलते हैं, वो प्रोसेस हो जाते हैं। दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी हेल्पफुल, वेरी व्हाट यू वुड से सपोर्टेबल टू द इकोनॉमी ऑफ एनी पर्टिकुलर नेशन। तो इसीलिए हम कहते हैं दे हेल्प, दे एक्सीलरेट द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी, क्रिएट इंस्टीट्यूट to accelerate the economy of a nation. This is how, इस तरीके से आप इस ट्रायंगल का जस्टिफिकेशन करेंगे। किस तरीके से? ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूट टू एक्सेलरेट द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, एंड ऑल्सो अगर आप वीडियो देखेंगे पॉज करके भी आप अपना काम कर सकते हैं, नोट्स जो बनाना चाहें बना सकते हैं। आपको ये आगे चल के बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये तो बात थी फर्स्ट पेज की, जो हमारा रिसोर्स चैप्टर में हमने देखा है कि फर्स्ट पेज पे किसके बारे में है, रिसोर्स के बारे में है, जो हमने पढ़ लिया विद एग्जाम्पल, और इस ट्रायंगल का जस्टिफिकेशन हो गया। अब बात हम करने वाले हैं, जो अगला टॉपिक है हमारा वो है क्लासिफिकेशन। सी, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जिसमें हम ये देखते हैं कि आपको हर बार क्लासिफिकेशन आपको हर चैप्टर में मिलेगा, क्योंकि हमें पढ़ना ही क्या है ज्योग्राफी। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट स्टडी अबाउट अर्थ सरफेस। तो रिसोर्सेज भी होंगे, उनकी भी वैरायटीज होगी। कोई भी चीज आप पढ़ेंगे जो अर्थ सरफेस पर हमारी चीज है, आप ज्योग्राफी में क्लासिफिकेशन एक ऐसा फेनोमेना है जो आपको हर बार मिलने वाला है आप जब तक पढ़ाई करेंगे।
तो यही हमारा अगला टॉपिक है इस चैप्टर का, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का, कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। किसी भी रिसोर्स को क्लासिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ बेसिस को कंसीडर करते हैं। तो वही बेसिस यहां भी लिए गए हैं फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। और वो कौन से बेसिस हैं जो यूज किए जाते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, एक एक करके हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे उसको कवर करें। और आप लोग, मुझे भी लग रहा है आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं विद अ पेन, विद अ कॉपी, विद द टेक्स्ट बुक। अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप नोट्स भी साथ ही साथ बना सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ दो चीजें, दो लर्नर्स के बीच एक्सचेंज हो रही हैं, वो फ्रूटफुल है या वो हमें आगे काम आने वाली है। तो फर्स्ट बेसिस जो हमारा है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे हमने पहले रिसोर्सेस को क्लासिफाई किया है। और यहां पे हमारे 2 डिवीजन हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, हाउ टू क्लासिफाई रिसोर्स। नंबर 1 बायोटिक रिसोर्स एंड नंबर 2 एबायोटिक रिसोर्स। सो बायोटिक, एबायोटिक क्वाइट क्लियर होगा आपको अगर आपने थोड़ा बहुत भी साइंस में पढ़ रखा होगा। बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी है, सभी को पता है। सो रिसोर्सेस विच हैव लाइफ, जिनमें लाइफ होता है, जिसमें जीवन होता है, 2 रिसोर्सेस हमारे कहलाते हैं बायोटिक रिसोर्सेस। रिसोर्सेस विच हैव लाइफ, दे आर कॉल्ड व्हाट, बायोटिक रिसोर्सेस। और अगर आप एग्जाम्पल की बात करना चाहें कि सर बायोटिक के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, तो बायोटिक के एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे ह्यूमन बीइंग्स, बायोटिक के एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे एनिमल्स, जिन्हें आप एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। एबायोटिक वाइस वर्सा सिचुएशन हो जाएगी, ऐसे रिसोर्सेस जिनमें लाइफ नहीं होती है, दोज रिसोर्सेस आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेस, डोंट हैव लाइफ। जैसे कि हमारे रॉक्स हो गए, they are also a part of resource but they are abiotic resources। rivers हो गई, they are also the part of resource। soil हो गई, ये सारी हमारी क्या है, abiotic resources। अब आते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे, जो कि हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्ट टर्म बहुत ही कॉमन है। जैसे आप कभी कभी कहते हैं नहीं, आज इतना काम कर लिया, इतनी पढ़ाई कर ली कि एग्जॉस्ट हो गए, तो वहीं से आया है टर्म एग्जॉस्टिबिलिटी। ओके, तो रिसोर्सेज का भी क्लासिफिकेशन एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे किए हैं। और यहां पे जो क्लासिफिकेशन है वो एक है रीन्यूएबल, और दूसरा हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो है नॉन रीन्यूएबल। पहला रीन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। सो रिन्यूएबल रिसोर्स आर द रिसोर्सेस विच आर, और जैसे कि हम बोल सकते हैं ऐसे रिसोर्स जिनको हम रीन्यू कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल मीन्स। या तो उनको फिजिकली रिप्रोड्यूस कर ले, रिक्रिएट कर ले, रीन्यू कर ले, केमिकली कर ले, या मैकेनिकल विद द यूज ऑफ मशीनरी। अगर हम उनको फिर से प्रोड्यूस कर ले तो वो हमारे सारे रिसोर्सेस होते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेस। सो विच कैन बी रीन्यूड बाय 3 ways: फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल। ये सारे रिसोर्स क्या हो जाएंगे हमारे रीन्यूएबल रिसोर्स। एंड नॉन रीन्यूएबल डेफिनेशन आपकी सेम हो जाएगी, जो यहां पे आप लिखा था रीन्यू हो जाएंगे, यहां पे आप लिखेंगे विच कांट बी रीन्यूएबल। सो ऑल द रिसोर्सेस या रिसोर्सेस which cannot be renewed by any physical, chemical and mechanical means, they are called non-renewable resource, which can't be renewed, उनको हम क्या बोलते हैं,
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। दो क्लासिफिकेशन आई होप क्वाइट क्लियर होंगे आपको। एक बार फिर से थोड़ा रिवीजन, थोड़ा बड़ा ये टॉपिक, फिर हमको यहाँ पे पढ़ना है ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। उसमें फोर क्लासिफिकेशन है, इसलिए हम इसको फिर से एक रिकैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। ओरिजिन के बिहाफ पे बायोटिक रिसोर्स विच हैव लाइफ, दे आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज, लाइक प्लांट्स, लाइक एनिमल्स, एंड एबायोटिक रिसोर्सेज विच डोंट हैव लाइफ, जैसे रॉक्स हो गए, मिनरल्स होंगे, रिवर्स हो गए, ये सारे हमारे एबायोटिक। फिर रिन्यूएबल में जो हमारे रिन्यू हो सके बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल मींस, एंड नॉन रिन्यूएबल व्हिच कैन नॉट बी रिन्यूड बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल मींस। तो दो बेसिस कवर्ड, लास्ट टू जो हमारे बचे हैं अब हम वो करेंगे। सो जो हमारा थर्ड बेसिस है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओन कौन कर रहा है उन रिसोर्सेस को। तो दिस इज आवर फोर्थ बेसिस, सॉरी थर्ड बेसिस टू टॉक अबाउट। फोर्थ नहीं, फोर्थ तो लास्ट में हम पढ़ेंगे, ओनरशिप। तो यहां पे हमने ओनरशिप के बिहाफ पे रिसोर्सेस को जो क्लासिफाई किया है उसके हमारे 3 डिवीजन है स्टूडेंट्स। कितने हैं? 3 डिवीजन, सॉरी 3 नहीं 4, थर्ड पढ़ रहे हैं इसीलिए बार बार 3 स्ट्राइक कर रहा है। सो fourth we have here the classification of resource on the basis of ownership. Number 1, what are the resources which are being, when it being classified, जब उनको हम क्लासीफाई करते हैं ओनरशिप के बिहाफ पे, तो पहले सबसे जो हमारा रिसोर्स होता है इंडिविजुअल रिसोर्स। ऑल द रिसोर्सेस which are being owned by individual, कोई भी एक ऐसा रिसोर्स जो हम खुद ओन करते हैं, जिसके मालिक हम खुद हो। आप इस समय पढ़ रहे हैं तो आपकी बुक, आपकी नोटबुक वो आप ओन कर रहे हैं, तो उसके मालिक आप खुद हैं, उसका यूटिलाइजेशन आप कर रहे हैं। सो ऑल द रिसोर्सेज विच आर बीइंग ओन्ड बाय एंड इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे आपकी साइकिल है जो पापा ने दिलाई है, वैसे आपकी है भी नहीं, बट वो आपकी इंडिविजुअल रिसोर्स है। पापा की कार है, खुद के लिए चला रहे हैं, खुद के लिए एक्सेस कर रहे हैं, तो उनका इंडिविजुअल रिसोर्स है। बट सेम कार अगर पापा किसी एक पब्लिक व्हीकल में लगा दें, सपोज कर लो उबर हो जाए, सेम कार आपकी उबर में चली जाए, तो फिर वो इंडिविजुअल का पार्ट नहीं रहेगी, फिर वो किसका पार्ट हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी पब्लिक रिसोर्स। पब्लिक रिसोर्स या इसके लिए एक और टर्म हम यूज करते हैं, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। सो रिसोर्सेस विच आर बीइंग ओन्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑल बाय द होल ग्रुप्स, और बाय द पीपल ऑफ द सराउंडिंग। तो जैसे मैंने कही, कार जब तक आपके पास, ये हो गई इंडिविजुअल रिसोर्स, और वही कार जब उबर की होगी तो उबर से तो कोई भी कैब बुक कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, कोई अगला भी कर सकता है, तो वो आपकी हो गई किसका पार्ट? कम्युनिटी। सो ऑल द रिसोर्स व्हिच आर बीइंग ओन्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, और यू कैन से बाय द पीपल ऑफ द सराउंडिंग। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है आपका पार्क। कोई भी पार्क आपका, कोई भी आपका प्लेग्राउंड, आपका स्कूल, ये सारे कैसे रिसोर्सेस हैं? कम्युनिटी ओन रिसोर्स। वो अलग बात है कि आपका अपना एक प्राइवेट स्कूल हो, उसमें सिर्फ एक स्टूडेंट हो, मे भी आपका हो भी सकता है अगर आप खुद ओन कर रहे हो, लेकिन ऐसा कोई स्कूल तो है नहीं कि जहां पे सिर्फ आप अकेले पढ़ रहे हो। तो वो आपका स्कूल या कोई प्लेग्राउंड, कोई स्टेडियम, कोई मूवी थिएटर, ये सारी चीजें आप किस में आएंगे? कम्युनिटी ओन रिसोर्सेस में। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो वो है आपका नेशनल रिसोर्स। So national resource are the resources which are present within the political boundary of the nation. Within political boundary of the nation.
मतलब जो इंडिया है, इंडिया की एक टेरिटरी है। इंडिया का जो एरिया है, हम सभी को पता है कि इंडिया का जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इस 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में जितने भी रिसोर्सेस हैं वो किसके हैं? इंडिया के नेशनल रिसोर्सेस। ये बात किसकी है? पॉलिटिकल बाउंड्री की। बट पॉलिटिकल बाउंड्री के साथ साथ कोस्टल बाउंड्री भी होती है बेटा, सभी को पता है। सो पहला पॉइंट जो इसके डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं नेशनल रिसोर्स के, ऑल द रिसोर्सेस प्रेजेंट इन द विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ नेशन आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्स, एंड इन कोस्टल बाउंड्री, अगर हम कोस्टल बाउंड्री की बात करेंगे तो वहां पे विद इन 12 नॉटिकल माइल, कितने? 12 नॉटिकल माइल कोस्टल बाउंड्री से। जैसे हमको पता है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडिया है। तो इंडिया में आपको पता है इधर हमारा आ गया वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में हमारा जो है वो है अरेबियन सी है, इधर हमारा है बे ऑफ बंगाल। तो ये हमारी कोस्टल बाउंड्री है सर। अब इस कोस्टल बाउंड्री में 12 नॉटिकल माइल तक के जितने रिसोर्सेस होंगे वो सभी पार्ट होंगे नेशनल रिसोर्स के। वहां पे हम कह सकते हैं गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट उसको ओन करती है, उसके आगे नहीं। ये बात थी नेशनल की। अब बात इंटरनेशनल रिसोर्सेस। तो यहां पे इंटरनेशनल रिसोर्सेस में ऑल द रिसोर्सेस विच आर प्रेजेंट बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, कोस्टल बाउंड्री की बात हो रही है, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। जो पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर हो और कोस्टल बाउंड्री में 200 नॉटिकल माइल से बाहर हो, हमारे कौन से रिसोर्स हो जाएंगे? इंटरनेशनल रिसोर्स। और अगर आपको लगता हो कि यस, ये जो रिसोर्सेज यहाँ इंटरनेशनल बाउंड्री में प्रेजेंट हैं, दे आर गुड, दे आर सूटेबल फॉर नेशनल इकोनॉमी, तो आप उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। बट आपको उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि यहाँ पे इवेंट बैठा हुआ है, उसकी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी बिफोर एक्सेसिंग दैट रिसोर्स, देन ओनली। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर जो नेशनल है अप टू 12 नॉटिकल माइल हमारे पास है नेशनल रिसोर्स, और आपने कहा कि बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल, या जो हमारी बुक में लिखा है बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल आ गया इंटरनेशनल। सो बीच में कौन है? हु इज इन बिटवीन? इन बिटवीन विच रिसोर्स वी हैव? एक मिनट, सोचो क्या रिसोर्स होंगे वो जो हमारे, हमने ये बात कर ली 12 नॉटिकल माइल इंटरनेशनल, फिर बियॉन्ड 200 वी हैव international resources. So what are those resources which are available or present between 12 to 200 nautical mile? वो कौन से ऐसे resources हैं जो 12 से 200 nautical mile के बीच में है, between? तो इन रिसोर्सेस को हम बोलते हैं, या इस जोन को हम बोलते हैं EEZ, which is being called as exclusive economic zone. ये हमारा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ। तो ये एग्जाम में बहुत आता है, व्हाट इज EEZ? सो द रिसोर्सेज व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन 12 to 200 नॉटिकल माइल, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन फॉर यू। एंड ये हमारा था क्लासिफिकेशन, किस बिहाफ पे? ओनरशिप के बिहाफ पे, जहां पर हमने 4 रिसोर्सेज की बात की, इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन्ड, नेशनल एंड इंटरनेशनल। अब लास्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, लास्ट बेसिस की बात करते हैं, फिर उसके बाद हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट स्टूडेंट्स। किस बेसिस पे? स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पे। यहां भी हमारे पास 4 रिसोर्सेस हैं जिनकी हमें बात करनी है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट।
तो नंबर 1 है आपका डेवलप्ड रिसोर्स। ऑल द रिसोर्सेस जिनकी हम क्वालिटी, क्वांटिटी, डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन कर चुके हैं। अब कोई डिपॉजिटिव रिसोर्सेज के प्रेजेंट नहीं है हमारी कंट्री में, हमने उनको एक्सट्रैक्ट भी कर लिया है, फ्यूचर में हमें उनको कैसे यूज करना है इसकी प्लानिंग भी कर ली है। तो इन सभी रिसोर्सेज को हम बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज, विच आर बीइंग आइडेंटिफाइड। इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इनको कैसे हम यूज करेंगे, वो सभी चीजों को हमने प्लान आउट कर लिया है, तो वो हमारे रिसोर्सेज होंगे डेवलप्ड रिसोर्स। इसका सबसे प्राइम एग्जांपल है कोल। कोल के अब कोई भी डिपॉजिट हमारी कंट्री में रिमेन नहीं है, जितने भी थे हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब हम उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे अवेलेबल कोल हैं, आगे हम फर्दर उसको अकॉर्डिंगली यूज करेंगे। दूसरा डिवीजन जो हमारा इसमें स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बिहाफ पे, ये है हमारे पोटेंशियल रिसोर्स। ऐसे कई रिसोर्सेस हमारी कंट्री में अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स, जो हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। वो प्रॉपरली गुड अमाउंट में लार्जर स्केल में हमारे पास है, लेकिन हम उन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, उनको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। सबसे प्राइम एग्जांपल जो हमारा वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नेशन हैव एम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, जिस पे हम जरा सा भी फोकस नहीं कर रहे हैं। इंडिया जो हमारा एक ऐसा देश है यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी आपको मिलता है और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी मिलता है, और दोनों जगह ये मेक श्योर करता है, इंडिया की जो ये लोकेशन है ज्योग्राफिकली, ये मेक श्योर करती है कि हमें जो इंसुलेशन है वो गुड अमाउंट में मिलती रहे। जो हमारी रोशनी है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, उसी के कारण सोलर एनर्जी के बहुत ज्यादा चांसेस है हमारी कंट्री में डेवलप होने के। तो पोटेंशियल तो है, बट वी आर नॉट डेवलपिंग। So that is all the resources which are available but are not being utilized at larger scale, जो larger scale पे हम utilize नहीं कर रहे हैं। अवेलेबल तो है वो सारे रिसोर्सेस, हमारे कौन से रिसोर्सेस होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं। एग्जाम्पल हमने डिस्कस ही कर ही लिया। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट स्टॉक। स्टॉक एक ऐसा रिसोर्स है जो हमारे कंट्री में या हमारे ज्योग्राफी, हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, बट हमारे पास वो टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि कैसे हम उस पर्टिकुलर रिसोर्स को डेवलप कर सकें। रिसोर्सेज आर प्रेजेंट बट वी डोंट हैव द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट टू डेवलप दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। जैसे कि बहुत ही प्राइम एग्जांपल है आपका, पानी सभी पीते हैं ना, H2O। H2O क्या है? एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है हमारा एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, बट वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है कि हम उस एनर्जी को डेवलप कर सकें और उस लार्जर स्केल पे यूटिलाइज कर सकें। तो ऐसे सभी रिसोर्स जो अवेलेबल है हमारी ज्योग्राफी में बट हम उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, वो हमारे कौन से रिसोर्स होते हैं? स्टॉक होते हैं। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, जो हमारा लास्ट डिवीजन है, रिजर्व। रिजर्व आर द सबसेट ऑफ स्टॉक, हम कहेंगे। ये ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो अवेलेबल हैं बट हमने उनको छोड़ दिया है, वी हैव लेफ्ट देम, जिससे हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है उनके यूज के लिए वो रिसोर्सेस प्रेजेंट रहे, अवेलेबल हैं। तो उन सारे रिसोर्सेस को हम रखते हैं रिजर्व्स की कैटेगरी में। जैसे अभी इंडिया में कई सारे फॉरेस्ट एरिया को छोड़ दिया गया है कि उनको अब हम डिफॉरेस्टेशन वहां नहीं होगा किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, वो हमारे ऐसे ही यूटिलाइज कर रहेंगे फॉर अपकमिंग टाइम पीरियड। तो वो हमारे सारे किसमें आएंगे? रिजर्व्स में आएंगे। एंड ऑल्सो डैम्स वाटर, जो हमारा पानी है हमारे डैम्स में, उनको हम यूज करते हैं हाइड्रोलॉजिकल पावर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। डैम्स वाटर को भी हम चाहते हैं मोर एंड मोर वी वांट टू जस्ट कंजर्व देम, रिजर्व देम फॉर आवर अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन। तो ये कुछ एग्जांपल थे रिजर्व्स के। और विद दिस जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, वो भी यहाँ पे एंड होता है। और यहाँ पे मैं ये वीडियो को अभी समअप करूंगा, कंक्लूड करूंगा। तो आज जो चीजें हमने पढ़ी, क्या रिसोर्स होता क्या है, व्हाट इज रिसोर्स, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई। अगर आपको याद हो, 4 क्राइटेरिया, अवेलेबिलिटी, देन आफ्टर टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, जो एक्सेस कर सके, इकोनॉमिकली फीसिबल हो, और यस कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। फिर हमने उस ट्रायंगल के बारे में पढ़ा
कि कैसे नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट एक दूसरे को इंटर रिलेट करते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। और फिर हमने क्लासिफिकेशन की बात की 4 बेसिस के बिहाफ पे: ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू लर्नर्स एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।